कल आपका सिविल सर्विसेज प्री एग्जाम है 2026 और इसके लिए मैं आपको कुछ आज प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा। टिप्स इसलिए क्योंकि मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप इस टेंशन में हैं कि 100 क्वेश्चन आएंगे जीएस के अंदर और आपको पता नहीं कितने आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मैं क्लियर कर दूं कि आप कितनी भी अच्छी तैयारी कर लीजिए, उसके अंदर 20 से 25 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जिसका आंसर आपको शॉर्ट पता होगा। बाकी जगह अगर आपको आंसर करना है तो उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ट्रिक्स का यूज करना पड़ेगा। ट्रिक्स मतलब जो लर्नड एक्सपीरियंस से हमने सीखी चीजें वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इससे आपको आंसर करने में थोड़ी मदद मिलेगी। गारंटी किसी चीज की नहीं है, मगर ये आपके चांसेस को थोड़ा बेहतर बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बात बोलूंगा कि अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो अटेम्प्ट एज मेनी एज यू कैन। एग्जाम में जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मान लीजिए 100 क्वेश्चन में से आप सिर्फ 40, 50 या 60 क्वेश्चन करके आते हैं ये बोल के कि मैंने बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क लिया है, मैंने जो मुझे नहीं आते थे मैंने बिल्कुल छोड़ दिए। किसी और ने अटेम्प्ट किए होंगे और अगर आप उसे तुक्का वर्ड यूज करें, उसका तुक्का भी लग गया तो उसका सिलेक्शन हो सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऑन द फेस ऑफ इट डू नॉट लीव द क्वेश्चन, ट्राई टू यूज मेथड्स एंड try to arrive at an answer. It may not work always but it will help you. Point number 1, use elimination technique. आज की डेट में कई बार देखता हूं कि लोग इसे काफी क्लीशे बोलते हैं और बोलते हैं कि एलिमिनेशन टेक्निक काम नहीं आई या काम नहीं आएगी। आप मुझे बताइए कि क्या एलिमिनेशन टेक्निक एक बेसिक कॉमन सेंस लॉजिकल अप्रोच नहीं है? 4 ऑप्शन आपको मिले और एक ऑप्शन आपको पता है कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही नहीं है, कोई हो ना हो ये ऑप्शन सही नहीं, आपने उसको हटा दिया। 4 में से 3 स्टेटमेंट रह गई। बेसिक मैथमेटिक्स जिसको भी पता है वो जानता है कि 4 स्टेटमेंट की जगह अगर 3 स्टेटमेंट दी जाए और आप चांस लेके भी अटेम्प्ट मारें तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो है सही आंसर करने की वो बढ़ जाती है। एक का आपको पता था कि ये गलत है, आपने उसको हटा दिया। एक स्टेटमेंट के बारे में आपने थोड़ा लॉजिक लगाया, जो चीजें आपने पढ़ी थी आपने उसका यूज करके एक कंक्लूजन निकाला कि यार ये स्टेटमेंट गलत हो सकती है, आपने उसको भी हटा दिया, बची 2। तो जो प्रोबेबिलिटी 25% की थी आपका आंसर सही होने की, अब वो बढ़कर 50% हो गई है। तो ये प्रोबेबिलिटी बढ़ाने का गेम है, इसलिए इसको आप यूज कर सकते हैं। डू नॉट अंडर एस्टिमेट एलिमिनेशन टेक्निक। और करेंगे क्या आप? जब आपको सीधा आंसर नहीं पता तो पहले आप उन्हें हटाइए जो आपको पता है गलत है। बचे हुए स्टेटमेंट में अपने लॉजिक का यूज करके, अपनी ट्रेनिंग का यूज करके और थोड़ा इंट्यूशन का यूज करके आप अटेम्प्ट कीजिए। सेकंड पॉइंट, एक्सट्रीम वर्ड जिन स्टेटमेंट में दिखते हैं। एक्सट्रीम वर्ड का मतलब है कहीं पे अगर लिखा है ऑल, नन, नोबडी, एवरीबडी, ऑलवेज, नेवर, ओनली, फॉर श्योर, अगर इस तरह के वर्ड हैं तो इनके चांसेस हैं कि ये गलत होंगे। मैंने बोला चांसेस हैं और ज्यादा चांसेस हैं। एक्सट्रीम वर्ड्स ज्यादातर गलत स्टेटमेंट की तरफ इंडिकेट करते हैं। और दूसरी तरफ जहां पर मॉडरेट वर्ड यूज किए जाते हैं, थोड़े से मेलो वर्ड यूज किए जाते हैं, थोड़े से सॉफ्ट वर्ड यूज किए जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए वो पूछता है आपसे कि इट मे हैपन, पॉसिबली, जनरली, इट कैन हैपन, तो ये मे, पॉसिबली, जनरली या सम लगा देता है, SOME सम लगा देता है, ये स्टेटमेंट सही होने के चांसेस ज्यादा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर वो बोलता है कि स्टेट इज अंडर प्रेसिडेंट रूल देन द लॉ मेकिंग पावर ऑफ द स्टेट मे गो इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट। अगर कोई स्टेट प्रेसिडेंट रूल में आ गया है तो उसकी लॉ मेकिंग पावर प्रेसिडेंट के हाथ में जा सकती है। उसने ये नहीं बोला जाएगी, उसने कहा जा सकती है। जाएगी वो पार्लियामेंट के हाथ में, मगर पार्लियामेंट इसे डेलीगेट कर देते हैं प्रेसिडेंट को। तो उसने जो मे वर्ड लगाया है, मे से वो यही पूछना चाह रहा है कि क्या कोई स्थिति ऐसी बन सकती है कि ऐसा हो सकता है। वरना वो आपसे सीधा पूछता स्टेट अंडर प्रेसिडेंट रूल द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट गोज इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट। यहां पर पार्लियामेंट होगा, यहां पर प्रेसिडेंट का स्कोप नहीं है, क्योंकि उसने बोला गोज इन द हैंड, मतलब वो सर्टेनिटी की बात कर रहा है। मगर पहले जब उसने मे लगाया था वो सर्टेनिटी नहीं थी, वो एक ऑप्शन था कि क्या किसी स्थिति में ऐसा हो सकता है, हो सकता है, तो मे लग गया, इसलिए ये सही हो सकता है। ऐसे ही अगर कोई स्टेटमेंट आप पढ़ते हैं जिसका मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहा कि एग्जामिनर ने पूछना क्या चाहे, कोई वर्ड है जिसका मतलब समझ में नहीं आ रहा आपको, और ये CSAT में भी बहुत काम आता है, जो इंग्लिश में लिखा है आपको उसका मतलब नहीं पता, तो घबराइए मत, उसकी हिंदी ट्रांसलेशन भी होती है। हो सकता है कि उसकी हिंदी ट्रांसलेशन देखकर आपको स्टेटमेंट समझ में आ जाए और आप आंसर सही करें। सो बी वेरी स्मार्ट, लाइक 007 जेम्स बॉन्ड बन के जाना एग्जाम में। अपनी स्मार्टनेस, अलर्टनेस का परिचय देते हुए आपको आंसर देना है। दिस गेम इज नॉट ओनली अबाउट कंटेंट, इट्स ऑल्सो अबाउट स्मार्टनेस एंड पर्सनैलिटी। अगली बात, अगर आप 4 ऑप्शन देते हैं और एकदम से आपका मन बोलता है इसका आंसर ये है, पहली आवाज आती है, नॉर्मली जो मन पहली बार बोलता है वो सही होता है। क्यों बोल रहे हैं ऐसे? क्योंकि वो जो आंसर निकला है कहीं ना कहीं आपने उस चीज को कभी पढ़ा है जो आपको याद नहीं है कि कहां पढ़ा है, मगर आपके ब्रेन को पता है कि ये चीज आपने कहीं पढ़ी थी, तो सबकॉन्शियस मेमोरी से वो ऑप्शन निकल के आ रहा है और वो आंसर सही हो सकता है। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सारे टेक्निक्स काम कर सकते हैं, ज्यादा चांसेस है, मगर हमेशा करेंगे जरूरी भी नहीं है, मगर और हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। इनको यूज करके आपका स्कोर कंसिडरेबली बढ़ सकता है। नेक्स्ट,
पूरे पेपर में हमें अपना मोराल बढ़ाना है, उसे गिराना नहीं है। पेपर शुरू किया, शुरू के 8-10 क्वेश्चन ऐसे थे जो कोई क्लू नहीं है, हमें समझ में नहीं आ रहा, और वो उस एरिया से है जो हमारा वीक एरिया है, साइंस से है, साइंस वीक था मान लीजिए, तो आप उल्टा शुरू कीजिए, आखिरी के कुछ क्वेश्चन उठाइए, 100, 99, 98 ऐसे कीजिए। वो भी नहीं हो पा रहे, ऐसा होता है कई बार, तो भी घबराइए मत। मिडिल से शुरू कीजिए, 50th, 51st, 52nd। मिडिल इसलिए बोल रहे हो क्योंकि रैंडमली शुरू करने में क्वेश्चन मिस होने का चांस है। आपको कहीं ना कहीं ऐसे सेट मिलेंगे जो एक के बाद एक क्वेश्चन इजी मिलेंगे आपको, और ऐसे भी सेट मिलेंगे जो एक के बाद एक क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। तो वहां पे हुक कीजिए जिन्हें आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो इतने इजी होंगे कि हलवा होंगे, ऐसे तो 2 या 3 क्वेश्चन ही होंगे पूरे पेपर में, मगर वो क्वेश्चन भी आप एकदम से मत जंप कीजिए, आप बिल्कुल आप ब्लैंक है, बिल्कुल ब्लैंक है, उसे छोड़ दीजिए या फिर पीछे से शुरू कीजिए। बाद में जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपकी रिदम बन जाएगी आंसर करने की, तब आप उन क्वेश्चंस पे आइए। और जैसे मैं पहले बोल चुका हूं, अटेम्प्ट एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। 85 to 90 जो नॉर्मल यूपीएससी के डिफिकल्टी लेवल होता है, 85 to 90 क्वेश्चंस करके आइएगा। आप नहीं करेंगे, कोई और करेगा, उसका चांस लग गया, लिस्ट में उसका नाम आने का चांस बढ़ जाएगा। दोस्तों, कॉमन सेंस का दामन कभी मत छोड़िएगा। पूरे पेपर में कॉमन सेंस और लॉजिक को अपने साथ लेके चलिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यह क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है। वो बोलता है कि अगर स्टेट असेंबली की वर्किंग में कोई रूल मेंशन नहीं है कि इस सिचुएशन में स्टेट असेंबली में क्या होगा, तो क्या स्टेट असेंबली वही करेगी जो लोकसभा करती है? आंसर है यस। आपने नहीं पढ़ा, आपको पता भी नहीं है, मगर लॉजिक से आप इसको आंसर कर सकते हैं। कैसे? आप ये देखिए कि लोकसभा सेंट्रल लेवल का पॉपुलर हाउस है और असेंबली जो है वो स्टेट लेवल का पॉपुलर हाउस है। तो लोकसभा को बड़े भाई की तरह देखिए, असेंबली को छोटे भाई की तरह देखिए। तो जैसे मानते हैं कि छोटे भाई को जब डायरेक्शन नहीं मिलेगी तो बड़े की तरफ देखेगा, वो जो करेगा ये भी वही करेगा। ये एक बहुत ही सिंपल लोकल एनालॉजी है आपको समझाने के लिए। तो अगर आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो कॉमन सेंस लगाइए कि अगर असेंबली में क्या करना है ये क्लियर नहीं है तो आंसर तो लाना पड़ेगा। तो हो सकता है कि वो वही करें जो लोकसभा करेगी, तो इसलिए आंसर ठीक हो जाता है। या वो आपसे पूछता है कि एक डीपीएसपी है, एक प्रिंसिपल है कि प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, और ये डीपीएसपी गांधीयन प्रिंसिपल से इंस्पायर्ड है या सोशलिस्ट से इंस्पायर्ड है, लिबरल से इंस्पायर्ड है। आपको नहीं पता कि लिबरल क्या है, सोशलिस्ट क्या है, मगर जिसने थोड़ी बहुत भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है उसे पता है कि गांधी जी कुटीर उद्योग को, कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहते थे। तो ये प्रिंसिपल गांधीयन फिलॉसफी से इंस्पायर्ड होगा, इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये गांधी जी पंचायत को फेवर करते थे। उसने पूछा कि आर्टिकल 40 का जो प्रिंसिपल है पंचायती राज के ऊपर, ये कौन सी फिलॉसफी से इंस्पायर्ड है? गांधीयन फिलॉसफी। गांधी जी का डायरेक्ट रिलेशन था प्रमोशन के अंदर पंचायत को, तो और हो ही क्या सकता है? ये इसे कहते हैं कॉमन सेंस एंड अप्लाइंग व्हाट यू हैव रेड। तो जो चीज आपने हिस्ट्री में पढ़ी है उसको आप पॉलिटी में यूज कर रहे हैं। दोस्तों, सी सेट को लेकर मैं आपको वार्निंग दे दूं, जीएस में टाइम सफिशिएंट होता है, बहुत भागादौड़ी नहीं होती, मगर सी सेट में थोड़ा टाइम कम पड़ सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप शुरू से अपने माइंड पे एक पैनिक लेके जाएंगे। बार बार घड़ी मत देखिए, हर 2 मिनट में घड़ी देखने से आपके माइंड में पैनिक होगा। जितनी बार आप घड़ी की तरफ देखेंगे आपका टाइम जाएगा, कम से कम 2 सेकंड तो जाएंगे। अब सोचिए, आपने इतनी बार अगर 2-2 सेकंड आपने ऐसा 20-30 बार भी कर दिया तो उससे कितना फर्क पड़ जाने वाला है। सी सेट में टाइम वेस्ट नहीं करना है, इस पे ध्यान देना है। अगर जरूरत नहीं है तो बीच में उठ के वॉशरूम वगैरह मत जाइए। सी सेट में 2 घंटे अपने सेव करके रखिएगा, क्योंकि सी सेट में टाइम की कभी कभी कमी पड़ जाती है। बट मैं जैसे बोल रहा हूं, पैनिक नहीं करना है किसी भी हालत में, रिलैक्स रहिए, स्पीड को निरंतर मेंटेन करके चलिए, कहीं लूज मत कीजिए। जब टाइम वेस्ट नहीं होगा तो टाइम बचेगा। कोई क्वेश्चन ईगो में आके ऐसा मत पकड़िए कि इसको तो मैं करके रहूंगा। ये ईगो का एग्जाम नहीं है, ये स्मार्टनेस का एग्जाम है। तो यहां पर जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज है पहले उनको पकड़िए। फॉर सम रीजन अगर आप उन्हें नहीं भी कर पा रहे तो दूसरे एरिया को पकड़िए। मान लीजिए आपका रीजनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग था, नहीं कर पा रहे, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप क्वांट की तरफ चले जाइए। क्वांट भी उतना अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, आप इंग्लिश की तरफ चले जाइए, कॉम्प्रिहेंशन की तरफ चले जाइए। कहीं ना कहीं आपको एक वीक लिंक मिलेगा, उससे शुरुआत कीजिए। क्वांट वीक है, मैथ्स वीक है, घबराना नहीं है, आपको उसमें चैंपियन बनकर दिखाना भी नहीं है। अगर आपने उसके 2 या 3 या 1 क्वेश्चन भी कर दिया तो आप सोचिए एक एक क्वेश्चन से कितना आपका स्कोर बढ़ेगा। मैथ्स वीक है, नंबर देख के घबराना नहीं है। हो सकता है स्टेटमेंट पढ़ने के बाद पता चले कि उसने बहुत ही बेसिक चीज पूछी थी, एक लॉन का उसने लेंथ और ब्रेड्थ दे दी थी और बोला था एरिया निकालो। ऐसा भी हो चुका है पहले। सो डू नॉट बी वरिड जस्ट सीइंग द नंबर्स के तो मैथ से मैं छोड़ दूंगा, कम से कम उसको देखो। हाँ, उसे अटेम्प्ट कीजिए बाद में, क्योंकि शुरू में अगर उसमें उलझ गए तो आपका टाइम खाएगा। पहले अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज में फोकस कीजिए, वहां मोटिवेशन बढ़ाइए, अपना मोराल बढ़ाइए, फिर धीरे धीरे
बाकी जो वीक एरियाज है उनकी तरफ आप जा सकते हैं एट द एंड। दोस्तों ओवर जनरलाइजेशन भी नहीं करना है आपको। ओवर जनरलाइजेशन मतलब इफ ए इज इक्वल टू बी तो बी इज इक्वल टू ए, ये ओवर जनरलाइजेशन हो जाती है। एग्जाम्पल, अगर उसने पूछा है कि द सैलरी ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड इन सेकंड शेड्यूल और आपने सो यस मार दिया, तो ये गलत है, क्योंकि सेकंड शेड्यूल में कहीं भी वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी नहीं है, चेयरमैन राज्यसभा की सैलरी है। अब आप ओवर जनरलाइजेशन करेंगे, आप कहेंगे भाई जो वाइस प्रेसिडेंट है वही तो चेयरमैन है, तो चेयरमैन की सैलरी और वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी तो एक ही बात हुई। अगर एक ही बात होती तो वो वाइस प्रेसिडेंट भी तो लिख सकता था। अगर उसने वाइस प्रेसिडेंट नहीं लिखा, चेयरमैन लिखा है, तो उसके पीछे कोई मतलब होगा। आप ये अजम्पशन मत लेके चलिए कि वो चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट ही है तो एक ही बात है, सैलरी चेयरमैन की लिखी है वाइस प्रेसिडेंट की लिखे। दिस इज ओवर जनरलाइजेशन। साथ ही में अगर ऐसा कोई ऑप्शन आता है जहां पर उसने आपको 5 या 6 ऑप्शन दे दिए, एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि इन एलिमेंट्स में से कौन सा एलिमेंट वाटर को पॉल्यूट करता है, पॉल्यूटेंट है। अब 6 उसने ऑप्शन दे दिए, 6 में से आपको 5 पता है, 1 नहीं पता, और ऑप्शन भी यहां पर हमारे पास कुछ नहीं बचता। अगर 5 सही है तो छठे को भी आप सही मान के चलिए, 90% चांसेस है कि वो सही होगा। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं कि कोई भी जो ट्रिक है, कोई भी जो अप्रोच है, शॉर्ट तो है ही नहीं, मगर ये एग्जाम भी तो शॉर्ट का नहीं है। सो डू नॉट बी रूथलेस टू योरसेल्फ, डू नॉट बी हैविंग अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन टू योरसेल्फ, फील फ्री, फील रिलैक्स्ड। ये बेसिक अप्रोच के साथ एग्जाम देने जाइए, सब अच्छा होगा। जो पास करते हैं वो सब उस स्थिति से गुजरते हैं जिससे आप अभी गुजर रहे हो, वो सब डरे होते हैं जैसे आप अभी डरे हो। सो जस्ट बी रिलैक्स्ड। जो बातें मैंने बताई है शायद आपके काम आ जाए। डू वेल इन एग्जाम, स्टे रिलैक्स्ड, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।